शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के लेक्चर नंबर 14 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में। इससे जो पहले क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण विधि के बारे में बात किया था, ठीक है ना। और उससे भी पहले क्या पढ़े थे हम लोग, उसका सामान्य परिचय, वर्गीकरण, नामकरण जो भी था वो सबको क्लियर है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, इसके भौतिक गुणों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, भौतिक गुणों के बारे में, क्लियर है ना। तो भौतिक गुण में सबसे पहला भौतिक गुण जो है वो है आपका भौतिक अवस्था, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का भौतिक अवस्था कौन से अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था, द्रव अवस्था कि आपका ठोस अवस्था, क्लियर है। तो भौतिक अवस्था देख रहे हैं। भौतिक अवस्था में सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि एक कार्बन से लेकर के 9 कार्बन तक का जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या होता है, जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। डाई का बात नहीं कर रहा हूं, मोनोकार्बोक्सिलिक का बात कर रहा हूं। मोनोकार्बोक्सिलिक मतलब केवल एक COOH समूह, ठीक है ना। वो कैसा होता है, रंगहीन होता है और द्रव अवस्था में पाया जाता है, रंगहीन होता है और द्रव। जैसे कि देखो एक कार्बन, ध्यान देना ना, एक कार्बन का HCOOH हो सकता है, 2 कार्बन का CH3COOH हो सकता है, 3 कार्बन का CH3CH2COOH हो सकता है। समझ आ रहा है ना। ऐसा कितना तक, 9 कार्बन तक का जितना भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह है ना, ठीक है ना, केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह वाला, वो क्या होता है आपका, रंगहीन द्रव होता है। पहला चीज ये याद रखना, ठीक है। दूसरा याद रखना है, जो उच्च सदस्य होंगे, मतलब 9 से ज्यादा वाले, ठीक है ना, उच्च सदस्य जो रहेंगे, ठीक है, वो कैसे रहेंगे, ठोस होंगे। कैसे होंगे, ठोस, मोम के समान ठोस होते हैं। मोम के समान कैसे होते हैं, ठोस। मोम के समान कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तीसरा पॉइंट याद रखना है भौतिक अवस्था में ही, ठीक है। C4 से लेकर के, ध्यान देना, सॉरी, C1 से लेकर के C3 तक, मतलब HCOOH और CH3COOH और CH3CH2COOH, ये जो रहते हैं तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं, तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण गंध आता है, एकदम ज़्यादा। जैसे कि तुम लोग ध्यान देना, गैस सिलेंडर खुलता है तो एकदम ज़्यादा तेजी से गंध समझ आता है ना, ठीक है, ऐसा टाइप का। तो तीक्ष्ण गंध देता है कौन सा, आपका एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक हो, या 2 कार्बन वाला, या फिर आपका 3 कार्बन वाला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो C4 से लेकर के C9 तक, C4 से लेकर के C9 तक का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेगा वो सड़े हुए मक्खन के जैसा गंध देगा, सड़े हुए मक्खन के जैसा, सड़ा हुआ मक्खन के जैसा क्या देता है, गंध। ऐसे याद रख सकते हो, 4 कार्बन का ब्यूटारिक एसिड बोलते हैं, ब्यूटर मतलब मक्खन, तो उससे ऊपर वाला जितना भी रहेगा वो कैसे गंध देखा, सड़ा हुआ मक्खन के जैसा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, उच्च सदस्य जो रहेंगे वो सब के सब कैसे होंगे, रंगहीन होंगे। कैसे होंगे, रंगहीन, उच्च सदस्य और ज्यादा। रंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, रंगहीन, और साथ ही साथ रंगहीन ना बोल करके, हाँ, उच्च सदस्य क्या होंगे, रंगहीन व गंधहीन होंगे। क्या होंगे, गंधहीन। ध्यान दो इधर, यदि मैं गंध का बात कर रहा हूँ, सबसे शुरुआत वाला क्या रहेगा, एकदम ज्यादा तीक्ष्ण गंध, उसके बाद वाला सड़े हुए मक्खन के जैसा गंध, और उसके बाद वाला गंधहीन। कैसा होगा, गंधहीन। भौतिक अवस्था सबको समझ आ गया। पहला एक कार्बन से लेकर के 9 कार्बन तक वाला रंगहीन द्रव, और उसके बाद का मोम के समान कैसा होता है आपका, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस। तो ये अवस्था और रंग हो गया ना, भौतिक अवस्था हो गया और क्या हो गया आपका, रंग हो गया। अब बात करते हैं प्रकृति का। किसका बात करते हैं हम लोग, प्रकृति का, ठीक है। ध्यान से समझने का कोशिश करो। जो भी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है ना, जो भी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इधर ध्यान दो, चलो चलो, RCOOH है, ठीक है। दूसरा भौतिक गुण पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, प्रकृति। क्या पढ़ रहे हैं, प्रकृति, ठीक है। तो RCOOH को यदि हम लोग देखें, RC डबल बॉन्ड O, फिर ये O और ये क्या है, H। अब यहाँ पर देखो विद्युत ऋणात्मकता किसका ज्यादा होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहाँ पास एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसका होता है, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करेंगे कभी भी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का। यदि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो इसमें आंशिक ऋणावेश और इसमें आंशिक धनावेश। और ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये बॉन्ड है ना, सहसंयोजी का 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सहसंयोजी आबंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता। तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये ज्यादा आकर्षित करेगा। यहाँ तक क्लियर है, ये बीच में रहता था वो इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा आकर्षित हुआ, तो ये इसमें आंशिक धनावेश ज्यादा और इसमें आंशिक ऋणावेश ज्यादा। लेकिन यहाँ पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन में कंपेयर करो, फिर से विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन का ही है। लेकिन ध्यान से समझना, जहां ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को, ध्यान देना, सॉरी लोन पेयर बोल रहा हूं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर ज्यादा आकर्षित किया था। लेकिन यहाँ पास कार्बन और ऑक्सीजन में थोड़ा बहुत फर्क होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विद्युत ऋणात्मकता में जमीन आसमान का अंतर है,
और कार्बन और ऑक्सीजन के में थोड़ा सा कम ही अंतर है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? 19-20 का फर्क है। समझ आ रहा है? 19-20 का फर्क है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है बोल रहा हूँ तुम लोगों को? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। क्लियर है? आप इसमें ध्यान से समझना, ये ज्यादा जितना अधिक हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को किया था उतना ज्यादा कार्बन को कर पाएगा क्या? नहीं, खींचेगा जरूर लेकिन उतना ज्यादा नहीं। देखो इसमें जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा करीब है, लेकिन इसमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा क्या है? दूर। तो यहाँ पास भी आंशिक धनावेश आएगा और यहाँ पास भी क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश। लेकिन यहाँ पास जो आंशिक ऋणावेश आया है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा और धनावेश क्या रहेगा? ज्यादा। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? ठीक है। तो ध्रुवीय प्रकृति में हमेशा याद रखना कि OH बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है, OH बॉन्ड में देखो OH बॉन्ड, ठीक है ना, तो इसका धनावेश क्या होता है? ज्यादा, और इसका ऋणावेश क्या होता है? ज्यादा। अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये आसानी से टूट सकता है। लेकिन CO वाला बॉन्ड को देखोगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा? कम आकर्षित कर पाएगा, क्योंकि ये भी हद रहा है। समझ आया ना? विद्युत ऋणात्मकता मतलब बोला था ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, क्षमता। तो इसका और इसके में थोड़ा बहुत बस अंतर रहता है, भले ये थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है ना? तो ऐसा वाला कहानी चलता है। क्लियर है कि नहीं? तो 100 बात का एक बात, ध्रुवीय प्रकृति होता है। कैसा प्रकृति होता है? ध्रुवीय प्रकृति होता है। लेकिन दिमाग में रखना ना कि यहाँ पास का जो ध्रुवीय नेचर है यहाँ पास अधिक ज्यादा है। ठीक है ना? यहाँ पास का नेचर क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है और यहाँ पास का थोड़ा सा कम। इस कारण ये हाइड्रोजन को आसानी से त्याग सकता है यहाँ पास। क्लियर है ना? मतलब CO बॉन्ड और OH बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा? OH बॉन्ड, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर इसमें क्या है? ज्यादा। लिख देता हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पास ज्यादा है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पास ज्यादा है। और यहाँ पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? कम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पास क्या है? कम। यदि इसका डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड आसानी से क्या हो सकता है? टूट सकता है। बॉन्ड आसानी से क्या हो सकता है? टूट सकता है। क्लियर है? तो ध्यान से समझना, जैसे तुम लोग ROH बॉन्ड पढ़ते थे ना, तो ये टूटता था तो अम्लीय प्रवृत्ति चलता था, और ROH बॉन्ड भी टूटता था, ये वाला भी बॉन्ड टूटता था। तो अम्लीय प्रवृत्ति का व्याख्या इस बॉन्ड के टूटने से होता है ना। तो याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा? OH बॉन्ड। क्लियर है? इस कारण ये कैसा नेचर दिखाता है? अम्लीय। कैसे दिखाता है? अम्लीय। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा बात प्रकृति का। किसका? प्रकृति का। तीसरा देखे क्या? ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग विलेयता। क्या पढ़ेंगे आप? विलेयता। ठीक है, तीसरा भौतिक गुण है आपका विलेयता। क्या पढ़ रहे हैं? विलेयता। दिमाग में छापो, ध्यान से समझना। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। 4 कार्बन, 1 कार्बन मतलब HCOOH, 2 कार्बन मतलब CH3 COOH, और उसके बाद ध्यान दो CH3 CH2 COOH, और उसके बाद CH3 CH2 CH2 COOH। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये 4 के 4, ठीक है ना, ये जल में अधिक विलय होंगे। जल में क्या होंगे? अधिक विलय, अधिक विलय होंगे। और रीजन तुम लोग क्या बता सकते हो? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बता सकते हो? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब समझने का कोशिश करो। क्लियर है ना? C डबल बॉन्ड O, और ये O है और ये क्या है? H है। H है ये। अच्छा, यहाँ पर देखो ROH, सॉरी H2O, ये देखो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये हाइड्रोजन भी इधर। क्लियर है कि नहीं? आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कब तक होगा? ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब तक होगा? जब तक कि ये जो तुम्हारा एल्किल समूह है, R समूह जो है, ज्यादा से ज्यादा कितना तक रहेगा आपका? 3, या चलो देखो RCOOH, ठीक है ना, RCOO ये 1 कार्बन का है, ज्यादा से ज्यादा कितना कार्बन का होगा? फिर 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। 4 कार्बन तक बस ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा प्रबल होता है। और ये ध्यान देना, ये वाला जो सिरा है ना, ये वाला सिरा COOH वाला, COOH वाला, वो क्या होता है? जल स्नेही होता है। क्या होता है? जल स्नेही। क्लियर है ना? क्या होता है? जल स्नेही। अब ध्यान से समझना, जैसे ही 5 से ज्यादा कार्बन का हो जाए कंपाउंड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैसा हो जाए? 5 से ज्यादा। अब ये वाला सिरा कैसा होता है बोलो हमें? जल विरोधी होता है। क्या होता है? जल विरोधी। जल स्नेही, ध्यान समझना, जल स्नेही कितना तक मैनेज करेगा? ज्यादा से ज्यादा 4 कार्बन तक। कब तक? 4 कार्बन तक। ये 4 कार्बन का पावर, इधर 1 COOH का पावर, ठीक है, एक बराबर है। ठीक है ना? ये जो COOH था अभी तक क्या कर रहा था? पानी में घोल दे रहा था। लेकिन जैसे ही एल्किल समूह का मात्रा बढ़ेगा, 4 से ज्यादा होगा,
यानी कि 5 कार्बन वाला बने या 6 कार्बन वाला बने, 7 कार्बन वाला बने, तो जल में घुल पाएगा क्या? नहीं, जल में आसानी से घुलता नहीं है। मतलब जो उच्च सदस्य होते हैं विलेयता में, पहला याद रखना है C1 से लेकर के C4 तक जल में क्या होते हैं? विलेय। जल में क्या होते हैं? विलेय। 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक का जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो क्या होगा? जल में विलेय होगा। और इसका रीजन क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा रीजन? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन उससे ज्यादा जो भी आएगा C5 से लेकर के आपका C10 या C9 तक जो भी है उच्च सदस्य, ठीक है ना, वो कार्बनिक विलायकों में क्या होगा? अधिक विलेय होगा, क्योंकि समान समान को घोलता है। कार्बनिक विलायकों में अधिक विलेय होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अधिक विलेय होगा, कार्बनिक विलायकों में क्या होगा? अधिक विलेय होगा। यहां तक क्लियर है? रीजन भी क्या दे सकते हो? क्योंकि जल विरोधी सिरा क्या हो जाता है उसमें? ज्यादा, ठीक है ना। जो उच्च सदस्य होंगे उनमें जल विरोधी सिरा क्या हो जाता है? ज्यादा, और जल विरोधी सिरा ज्यादा है तो कार्बनिक विलायक में घुलेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया? अच्छा, मान लो समान अनुभार वाले यौगिक है, लेकिन मान लो ध्यान समझने का कोशिश करना, समान अनुभार वाले हैं, लेकिन मान लो एक है नॉर्मल और एक है आइसो और एक है क्या? नियो, तो कौन ज्यादा घुलेगा करके पूछेगा। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कितना कार्बन? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन हो गया। अब एक कहानी ऐसे समझो कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, ये CH3 ऐसा हो गया। या फिर ऐसे समझो, ध्यान समझने का कोशिश करो, 1 कार्बन, 2 3 ये 4, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करो, सेम टू सेम है, समान अनुभार वाला है, लेकिन एक है क्या? नॉर्मल, एक है क्या? आइसो और एक है कैसा? नियो। यहाँ तक क्लियर है ना? चलो नामकरण करो तो, नॉर्मल कितना है टोटल? 1 2 3 4 और ये 5, 5 को क्या बोलते हैं? वेलर, ठीक है। तो वेलोरिक एसिड, नॉर्मल वेलोरिक एसिड, वेलोरिक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? आइसो वेलोरिक एसिड, आइसो वेलेरिक एसिड। और इसको क्या बोलोगे? नियो वेलेरिक एसिड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, इसको प्राइमरी वेलेरिक एसिड भी बोल सकते थे, सेकेंडरी भी बोल सकते हो आप। ये कौन सा वाला है? अरे टर्सरी नहीं है यार, ये तो प्राइमरी है फिर से, ठीक है। नॉर्मल आइसोनियो ही करो, क्या बोलेंगे? नॉर्मल आइसोनियो। नामकरण एमपी नहीं है। देखो कहानी देखो, इसमें सबका अनुभार समान है, सब में एल्किल समूह भी समान है, ठीक है। अब किसका, इसमें ध्यान समझना, इसमें से किसका विलेयता ज्यादा होगा और किसका कम? तो याद रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि घटता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि घटता है तो विलेयता बढ़ता है। ध्यान दो, क्या वर्ड बोला हूं मैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि घटेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि घटेगा तो विलेयता क्या होगा? बढ़ेगा। विलेयता क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ये देखो, फिर इसका देखो ये, और ये देखो अच्छा से गोला बना, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का कम होता है सबसे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पास देखो इसका क्षेत्रफल सबसे कम, ये तो और ज्यादा लंबा है, ये थोड़ा सा छोटा हुआ और ये सबसे ज्यादा छोटा हुआ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सबसे कम हुआ, तो इस कारण ये क्या होगा? आपका सर्वाधिक विलेय होगा। क्या होगा? सर्वाधिक विलेय। समझ आया कि नहीं विलेयता का कॉन्सेप्ट? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो विलेयता कैसे जानोगे तुम लोग? 4 कार्बन तक का कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में विलेय, उससे ऊपर का पानी में नहीं घुलेगा, कार्बनिक विलायक में घुलेगा। समान अनुभार वाला होगा तो ध्यान दो, समान अनुभार वाला होगा तो क्या होगा कहानी? समान अनुभार वाले में क्या कहानी होगा कि सर्वाधिक विलेय कौन सा वाला होगा? जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाए? कम हो जाए। ऐसे गोला बनाकर देखना, गोले का क्षेत्रफल सबसे कम। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? ये ठीक है, विलेयता का ये कॉन्सेप्ट आता है ना, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है ना। जब क्या हो तुम्हारा सेम टू सेम अनुभार हो, क्या हो? सेम अनुभार, तो साखित वाला जो रहता है उसका विलेयता क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो सर्वाधिक विलेय कौन होगा? ये वाला। क्लियर है? ये ज्यादा साखित है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट बढ़े क्या? नेक्स्ट देखो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वथनांक का। इसका क्वथनांक का, क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ रहे हैं आप? बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान समझना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है, ध्यान देना, अल्कोहल के मुकाबले क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। ध्यान दो, ROH है और RCOOH है, किसका क्वथनांक ज्यादा है करके बोलेगा तो हमेशा याद रखना है किसका रहता है ज्यादा? इसका। क्यों? क्योंकि देखो ROH ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये RCOOH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ध्यान दो, डबल बॉन्ड O और ये O और ये H। तो ध्यान से समझना है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज़्यादा अच्छे से बनाएगा? ये वाला,
क्योंकि ध्यान देना यहाँ पास क्या है, आंशिक धनावेश, यहाँ आंशिक ऋणावेश, यहाँ आंशिक धनावेश, यहाँ आंशिक ऋणावेश, और यहाँ पास यदि देखोगे तो यहाँ पास आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। अब ध्यान दो, यहाँ पास तो डबल चार्ज है इस ऑक्सीजन पर, तो आसानी से पानी के H अणु को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है और ज़्यादा। तो और ज़्यादा क्या रहेगा, ये जुड़ा हुआ होगा किसके साथ, जल के अणुओं के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका क्वथनांक आसानी से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, किस RCOOH में जो उपस्थित हाइड्रोजन बंध होता है वो क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। किसके मुकाबले, एल्कोहल के मुकाबले। किसके मुकाबले, एल्कोहल। तो कभी भी आएगा क्वेश्चन एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन किसका यानी कि आपका प्रबलता ज़्यादा, सॉरी गलनांक ज़्यादा, सॉरी कथनांक ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो क्या बोलोगे तुम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन लिख लिए रहो। ठीक है, विलेयता वाला भी क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, वो तथ्यात्मक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? कितना हो गया, ये क्वथनांक का ये पहला पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब ध्यान से समझना ना, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल जो रहता है, ठीक है, वो बहुत कम वाष्पशील होता है। पहला चीज ये याद रखना, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, बोल रहा है कम वाष्पशील होता है। क्या होता है, कम वाष्पशील होता है। क्या होता है, कम वाष्पशील। यदि कम वाष्पशील है मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है ना, आसानी से उबलता नहीं है ना, वो कम वाष्पशील है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, ज्यादा है। अब ध्यान समझना इसका रीजन क्या है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, ध्यान देना। जो आपका निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो डाइमर के रूप में उपस्थित होता है, डाइमर के फॉर्म में। डाइमर को क्या बोलते हैं हिंदी में, द्विलक के रूप में उपस्थित होता है, रूप में उपस्थित होता है। द्विलक कैसे बनाते हैं, देखो RC डबल बॉन्ड O, ये O है और ये क्या है, H है। ठीक है, वैसे ही R, ध्यान देना ना, RC डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पास क्या है, O और ये H है। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O फिर H, RC डबल बॉन्ड O फिर ये O और ये H, ये हो गया। उसके बाद RC, हाँ देखो RC डबल बॉन्ड O और ये O और ये क्या आ गया इसका H। ध्यान दो, उल्टा बनाना है ना, ये ऐसे बना RC डबल बॉन्ड OH, ये देखा डबल OH, RC डबल OH, उल्टा बनाना, एक ऐसे बनाना एक ऐसे बनाना। यहाँ तक क्लियर है? अब ये देखो, इसको ना मैं ऐसे नीचे कर रहा हूँ ना, डबल बॉन्ड हो, यहाँ तक क्लियर है? अब इसका हाइड्रोजन है, इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लिएगा, और इसके ऑक्सीजन के साथ इसका हाइड्रोजन क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बंध बना लेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? RC डबल OH, एग्जाम्पल के लिए समझो, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH है, देख एक ऐसे ही और है, CH3, C डबल बॉन्ड, ध्यान देना ना, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये O और ये H है। अब ध्यान दे, यहाँ पास क्या H इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पास क्या H इसके साथ O के साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब तुम लोग क्या सोच रहे थे, जैसे CH3C डबल OH है, इसका आणविक भार क्या सोच रहे हो, CH3C डबल OH को, कार्बन कितना कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन मतलब 12 दूनी 24। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 3 और 1 4, 24 और ये 4। ऑक्सीजन कितना है जी, एक ऑक्सीजन का 16, 16 4 20, 20 और 24 कितना, 44। कितना मान रहे हो तुम लोग, 44। हम लोग सोच रहे थे अनुभार कितना आएगा इसका, 44, लेकिन आता कितना है, 44 गुणित 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 88। मेरा कुछ गलत हुआ है लग रहा है, सही है सब? कार्बन का देखो, एक कार्बन का 12, तो दो कार्बन का 24, ठीक है 24, ठीक है। हाइड्रोजन 3 और 1 4, सही है। और ये ऑक्सीजन 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 20 40 44, सही तो है ना, 44। और दो ठोक जुड़ गए तो क्या हो जाएगा, 44 गुणित 2 कितना आ जाएगा आपका, 88। हाँ तभी बोल रहा हूँ, CH3C डबल OH। ठीक है, अब करो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ठीक है 32 आ जाएगा ना। ठीक है, देखो 24 और 4 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 30, 30 और 30 60। कितना मान रहे हैं हम लोग, 60, लेकिन 60 ना करके इसका अनुभार कितना आएगा, 120, क्योंकि द्विलक के रूप में होता है, तो 120 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 120। आया कि नहीं समझ में?
तो ऐसा आएगा क्वेश्चन कि क्या कारण है कि एसिटिक अम्ल का आणविक भार कितना होता है आपका 60 होता है, लेकिन जब इसका ध्यान देना जब इसका हम लोग मापन करते हैं कितना आता है 120 आता है। तो रीजन क्या बताओगे, द्विलाख के रूप में पाया जाता है। कौन से रूप में पाया जाता है, द्विलाख के रूप में। क्लियर ना। और इसमें क्या बनता है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। क्या बन जाता है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, क्लियर है। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन बन गया ना, ठीक है। एसिटिक एसिड का आणविक भार 120 आता है, क्यों, ठीक है, जबकि होता कितना है 60। क्लियर है। तो रीजन क्या बताओगे, डाइमर के रूप में पाया जाता है। कौन से रूप में पाया जाता है, डाइमर के रूप में। आगे बढ़ जाएं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। अब बात करते हैं क्वथनांक हो गया, अब बात करेंगे किसका, गलनांक का। किसका, गलनांक का। गलनांक में याद रखना है सम विषम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। गलनांक देखो, गलनांक देखो HCOOH है और एक है आपका CH3COOH। यहाँ पास कार्बन परमाणु की संख्या कितना है आपका 2, यहाँ पास कार्बन परमाणु की संख्या कितना है 1, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, सम संख्या वाला जो, ध्यान देना ना, सम संख्या वाला जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जो गलनांक होता है वो ज्यादा होता है किससे, सॉरी विषम संख्या वाले, एक मिनट रुको, क्या बोल रहा हूँ, कार्बन परमाणु के सम संख्या वाला जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसका विषम कार्बन वाले से क्या होता है, गलनांक अधिक होता है। ठीक, सम का विषम से ज्यादा होगा, तो ये सम है और ये क्या है, विषम। ठीक है, ठीक, ध्यान दो, ये सम संख्या में है और ये कैसा है आपका, विषम संख्या में। तो क्या बोल रहा हूं मैं, सम संख्या वाला जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जो गलनांक होता है अपने निकटतम विषम संख्या वाले से क्या होता है, ज्यादा। इसके जस्ट निकटतम कौन होगा, CH3 CH2 COOH। अब देखो ये कितना आएगा, इसका विषम संख्या 3 है, तो अपने निकटतम से क्या होगा, फिर से ज्यादा, तो इसका भी क्या फिर से ज्यादा। तो बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका गलनांक होगा, CH3 COOH का। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है। तो ऐसे करके तुम लोगों को याद रखना है ना, ऐसे बना लिए रहो, ठीक है। सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का, सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का गलनांक अपने निकटतम विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, गलनांक ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, दिमाग में और छाप के रखना, ये तो सब एलिफेटिक में पढ़ रहे हैं हम लोग, किसमें पढ़ रहे हैं, एलिफेटिक। मान लो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है ना, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, एलिफेटिक से, इससे एलिफेटिक COOH से। क्लियर है, इससे क्या होता है, ज्यादा होता है। रियलिटी ध्यान दो, इसका रियलिटी क्या है, ऐसा रीजन क्या है, रियलिटी बोल रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, रियलिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। रियलिटी में ऐसा वाला कहानी चल रहा था। ध्यान दो, एरोमेटिक COOH का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है किससे, एलिफेटिक से। किससे ज्यादा रहता है, एलिफेटिक से। तो इसका रीजन ये रहता है कि बेंजीन नाभिक है, और बेंजीन नाभिक है तो वो आसानी से एकदम ऐसा समतल में जुड़ेंगे। ये देखो COOH, तो इसको तोड़ना और क्या होगा, ज्यादा कठिन होगा। क्या होगा, ज्यादा कठिन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। कोई भी कंपाउंड यदि बेंजल्डिहाइड ऐसा टाइप का बनेगा ना, बेंजल्डिहाइड बोल रहा हूँ, बेंजोइक अम्ल है, ठीक है, तो ये आपस में ऐसे जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे तो क्लोज पैकिंग रहेगा इसके संरचना। कैसा रहेगा, क्लोज पैकिंग, अच्छे से ये व्यवस्थित ज्यादा रहता है। और यदि ये अच्छे से व्यवस्थित है, इसको मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर का क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। तो 100 बात का एक बात क्या लिख सकते हो, इसका पैकेजिंग अच्छे से होता है। क्या होता है, पैकेजिंग अच्छे से होता है। पैकेजिंग क्या होता है, अच्छे से होता है। इस कारण, ठीक है, इस कारण इसको तोड़ना क्या रहेगा आपका, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या पढ़ लिया, भौतिक गुण, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, भौतिक अवस्था, देन उसका प्रकृति, उसके बाद उसका विलेयता, फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण, और रासायनिक गुणों में सबसे ज्यादा एमपी रासायनिक गुण है क्या आपका, अम्लीय प्रकृति। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।